लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपके फर्स्ट पेपर जो इस साल का फर्स्ट पेपर है उसमें टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने पहली यूनिट ली थी और पहली यूनिट में हम लोगों ने पहला चैप्टर लिया था। पहले चैप्टर में आपके क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आपको बताए थे कि 3 तरह के क्लासिफिकेशन है आपके कोर्स में। पहला है आपका आर्टिफिशियल जो लीनियर्स ने दिया था। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल है जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और तीसरा क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इन क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है जो आज हम हम लोग। नीचे जा। हेलो, हम लोगों ने लीनियर्स पढ़ा था लास्ट टाइम। इसके बारे में पढ़ा था। गुड मॉर्निंग अनुभव। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर्स का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने आपको बताया था कि उन्होंने जो करेक्टर्स लिए हैं उसमें ज़्यादातर करेक्टर्स हैं वो एंड्रोशियम बेस्ड हैं। खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को उन्होंने लिया था और उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज तक इसको ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम और इसके अलावा आपका कॉमनवेल्थ, ये सभी लोग अभी तक इसी क्लासिफिकेशन को मानते हैं। बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही हैंडी है। आप अगर गार्डन में जाते हो तुरंत आपको क्लासिफिकेशन देखना है किसी फ्लावर का तो आप इस क्लासिफिकेशन को कर सकते हो। तो और हम लोगों ने भी जो हम लोग के कोर्स में है इसमें भी आप देखेंगे कि जो आपका प्रैक्टिकल का कोर्स है, प्रैक्टिकल में सारे का सारा जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। नेचुरल क्लासिफिकेशन पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। आपको अभी प्रैक्टिकल का कोर्स देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए इसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम हुकर दोनों ही ये ब्रिटिशर हैं और इन्होंने रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू में काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिक गार्डन है लंदन में। लंदन में एक जगह है क्यू, तो वहाँ पे लोगों ने काम किया था। ये लोग वहाँ के क्यूरेटर थे, गार्डनर थे। तो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है जिसे छापा गया था जेनेरा प्लेंटेरम में। और ये छपा था ना 1862 से लेकर के 1883 के बीच में। इतना पुराना क्लासिफिकेशन है पर इसको आज तक माना जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ लिखा है आपने, देखिए। जॉर्ज वेंथम 1800 to 1884 एंड जोसेफ डाल्टन हुकर 1817 to 1911 were British botanists who were closely affiliated to the Royal Botanic Garden Kew in England. हुकर और बैंथम जो थे ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन से जुड़े हुए थे। इन लोगों ने जो क्लासिफिकेशन दिया है इसमें आप देख रहे हैं इन्होंने एवोल्यूशन को नहीं लिया है। इन्होंने एवोल्यूशन वाले पार्ट को लिया नहीं, कैसे प्लांट का ओरिजिन और एवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। इन्होंने कितने अपने जो इसकी इन लोगों का पेपर था उसमें 97,205 स्पीशीज ली हैं, 202 फैमिलीज हैं और 7,569 जेनरा है। इतना इन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि वहाँ पे क्यू में बहुत वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब इस क्लासिफिकेशन को आप देख रहे हैं, ये आपको पूरा यहाँ ड्राफ्ट किया हुआ है। प्लांट किंगडम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है क्रिप्टोगैमिया, दूसरा है फेनेरोगैमिया। क्रिप्टो मीन्स नेकेड होता है, न्यूड होता है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और फेनेरोगेमिया में आप देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फेनेरो मीन्स फ्लावर होता है। तो इस तरह से इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन ऊपर प्लांट किंगडम को किया है। फिर फेनेरोगैमिया को इन्होंने क्लासिफाई किया है डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडन्स। आप जानते हैं डाइकॉट वो होते हैं 2 कोटिलेडन्स इन द सीड, जिनके बीज को अगर आप बोते हो तो उसमें सबसे पहले 2 पत्तियां आती हैं। ज्यादातर इसमें लेग्यूम्स आते हैं। फिर मोनोकोटिलेडन्स में
1 कोटिलेडन इन अ सीड। इसमें एक ही कोटिलेडन होता है, इसमें ज़्यादातर सीरियल्स होते हैं, खास तौर से गेहूं, चावल वगैरह। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें क्लासेस में बीच में रख दिया है जिम्नोस्पर्म। ये क्या है, सीड नोट इनक्लोज इन फूड। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स। तो ये जो है क्लास, ये बिल्कुल पहले रखा गया था, इसको तो एंजियोस्पर्म में रखना ही नहीं था। तो सबसे बड़ी इस क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक है जो आपको यही देखने को मिल रही है कि जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव था एंजियोस्पर्म से, पर इसको रखा गया है इन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आज तक इस क्लासिफिकेशन में मौजूद है, जबकि ये क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब डाइकॉट को इन्होंने डिवाइड किया है पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली से आप समझ रहे हैं, पॉली मीन्स होता है, वैसे तो पॉली मीन्स होता है मैनी, और पेटली मीन्स होता है पेटल्स। पॉलीपेटल्स का यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये दिया गया है, जहाँ पे फ्लावर के पेटल्स खुले हुए होते हैं विदाउट फ्यूजन, सेपरेट होते हैं, उनको कहते हैं पॉलीपेटली। गैमोपेटलिस वो होते हैं जहाँ पे पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं गैमोपेटली। और मोनोक्लेमाइडी, ये सबसे आखिर में रखा गया है, सबसे एडवांस है, क्योंकि मोनोक्लेमाइडी का मतलब है इसमें जो रखे गए हैं, इसमें या तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, रिडक्शन हो गया है, यहाँ पे फ्लावर में रिडक्शन दिखाई देता है, या तो उसमें गाइनेशियम अलग है और एंड्रोशियम अलग है, या उसमें करोला एब्सेंट है, या उसमें कैलिक्स एब्सेंट है। तो इस तरह के इनकम्प्लीट फ्लावर्स को मोनोक्लेमाइडी में रखा गया है इस सीरीज में। अब आप देख रहे हैं पॉलीपेटली में ये सबसे प्रिमिटिव है। था मैन हुकर का मानना था पॉलीपेटलस कंडीशन जो होती है वो प्रिमिटिव है। इसमें इन्होंने देखा है, सीरीज बनाई है, 3 है, थैल्मी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। ये 3 टर्म्स है। थैल्मी फ्लोरी में 6 ऑर्डर्स हैं और 34 फैमिलीज हैं। थैल्मी का मतलब होता है थैलेमस। थैलेमस एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो पेटल्स के और कैलिक्स के बीच में होता है, तो उसको कहते हैं थैलेमस। ये आपको दिखेगा मालवेसी फैमिली में बहुत। तो ये आप देख रहे हैं थैलेमी फ्लोरी है। फिर उसके बाद डिस्क मून्स होता है, जैसे प्लेट होती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो डिस्की फ्लोरी है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। फिर कैल्सी फ्लोरी, कैलिक्स के ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं थैल्मी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी इन्होंने डिवाइड किया है। फिर आप सेकंड देख रहे हैं गैमोपेटली। गैमोपेटली में आप देख रहे हैं इन्होंने 3 सीरीज बनाई है। सबसे पहला है ए में इम्फियरी। इम्फियरी में 3 ऑर्डर्स हैं और 9 फैमिलीज है, 3 ऑर्डर्स एंड 9 फैमिलीज। फिर उसके बाद देख रहे हैं हिट्रोमेरी, और फिर देख रहे हैं बाई कार्पलरी। इनके देखिए अकॉर्डिंग टू 3 ऑर्डर्स 9 फैमिलीज, 3 ऑर्डर्स 12 फैमिलीज, 4 ऑर्डर्स 23 फैमिलीज, ये इन्होंने डिवाइड किया। इंफीरियरी का मतलब होता है इंफीरियर, जहाँ पे ओवरी इंफीरियर होगी उसे कहते हैं इंफीरियरी। हिट्रोमेरी, हिट्रोमेरी में जो होती है पोजीशन क्लियर नहीं होती है, इन बिटवीन, हिट्रो मीन्स इन बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। फिर आप यहाँ देख रहे हैं बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी का मतलब, कार्पल का मतलब होता है जहाँ ओवरी, कार्पल का मतलब होता है ओवरी, जहाँ पे ओवरी 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड होगी, बाई कार्पल्स होंगे, उन्हें कहते हैं बाई कार्पलरी। अब उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मोनोक्लेमाइडी में सीरीज है जो इतनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और पहला है कर्व एम्ब्रियो, इसमें 6 फैमिलीज हैं। फिर है मल्टी ओवुलेट, इसमें देखिए एक फैमिली है। फिर माइक्रो एम्ब्रियो,
इसमें 4 फैमिली है। फिर डेफिनेल्स, इसमें 5 फैमिली है। एक्लाइमेडोस्पोरी, इसमें 3 फैमिली है। फिर यूनिसेक्सुअल्स, इसमें 9 फैमिली है। उसके बाद उन्होंने ऑर्डिना एनोमेलाई करा है। इसमें इन्होंने सारे के सारे ऑर्डर और सारी की सारी फैमिली डाल दी है जो इनसे क्लासिफाई नहीं हो पा रही थी। ये इनका दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ा मिस्टेक है, सबसे बड़ी डीमेरिट है। पहला जिम्नोस्पर्म को रखा है इन्होंने बीच में, और दूसरा मोनोक्लेमाइडी में जो आखिरी वाला ग्रुप है, आखिरी वाला सीरीज है, उसमें ऑर्डिना एनोमलाई करके इन्होंने 9 इमेज डाल दी है। तो जिनका क्लासिफिकेशन ये नहीं कर पा रहे थे उनको इन्होंने इसमें डाल दिया है। ठीक है। अब इसके बाद आप आते हैं मोनोकोटिलिडन्स में। मोनोकोटिलिडन्स में देखिए माइक्रोस्पर्मी, माइक्रो मीन्स स्पॉन होता है, स्पर्मी मीन्स सीड्स, फिर इडिगाइनी, फिर कोरोनेली, फिर कैल्सिसाइनी, फिर न्यूडीफ्लोरी, फिर एपोकार्पी, फिर ग्लूमिएसी। इन सब के बारे में आप क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, और बाद में ही हम जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि एंजियोस्पर्म डिस्कस करने से पहले आपको हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे। जैसे ही आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है एक क्लास लेंगे जिसमें टर्म्स बताएंगे, तो ये सारे टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि माइक्रोस्पर्मी क्या है, एपिगाइनी क्या है, कर्व एम्ब्रियो क्या है। इस तरह के जो नए नए टर्म्स हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है बेंथम हुकर का, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर। मेरिट, इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, आज तक हम बेंथम हुकर को क्यों यूज कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड जेनेरा इज वेरी एक्यूरेट। इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है फैमिलीज का और जेनेरा का, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेट किस सेंस में? जेनेटिक सेंस में नहीं, एवोल्यूशनरी सेंस में नहीं, बल्कि फील्ड में जाकर के जब आप काम करते हैं, नेचुरल गार्डन में जाके काम करते हैं, तो ये बड़ा एक्यूरेट है। दूसरा पॉइंट है द सिस्टम इज वेरी हैंडी फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। द सिस्टम इज अ ग्रेट प्रैक्टिकल कन्वीनियंस। ये आपको बता ही दिया है कि जब आप जाते हैं फील्ड्स में, जाते हैं गार्डन में, जाते हैं, आप एक फ्लावर हाथ में लेते हैं और आप बॉटनी के हैं, बॉटनी आपने पढ़ी है, तो आप उसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं अगर आपको बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आता है। और आज तक देखिए ब्रिटिश एवं कॉमनवेल्थ हार्बेरियम में आज तक इसको अडॉप्ट किया हुआ है, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी नेगेटिव एस्पेक्ट के। उन्होंने आज तक बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को प्रयोग में लाते हैं, यूज करते हैं। फिर आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4th नंबर। ईच फैमिली हैड अ सिनॉप्सिस एट द बिगिनिंग विच इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने एक सिनॉप्सिस दी है। सिनॉप्सिस का मतलब है किसी भी चीज को आप जब सिस्टमैटिक अरेंज करते हैं, एक की टाइप बनाई हुई है। की का मतलब है कि आप अगर लॉक खोलते हो तो अगर प्रॉपर की नहीं होती तो नहीं खुल पाता है। तो इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनसे आप धीरे धीरे खोलते हो। आगे आप देख रहे हैं कि जो ये सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस क्या है, ये स्टेप्स है, सीढ़ी बनाई हुई है। सीढ़ी से या तो उतरते हैं या चढ़ते हैं। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है किसी की जीनस को, किसी की फैमिली को, किसी की स्पीशीज को, तो आप उतरते हुए आओगे, और आपको अगर किंगडम में जाना है तो आप चढ़ते हुए जाओगे। तो इन्होंने एक इस तरह की सीढ़ी बनाई हुई है, इस तरह की सिनॉप्सिस बनाई हुई है, की बनाई हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख रहे हैं 5th नंबर पे, द सिस्टम स्टार्ट विथ रेनेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेनेल्स फैमिली जो है ये हाइड्रोफिटिक फैमिली है, बड़ी प्रिमिटिव फैमिली है, एक्वेटिक फैमिली है। और आज तक जितने भी क्लासिफिकेशन हो गए हैं उन सब ने ये माना है कि रेनेल्स को, इस ऑर्डर को सबसे पहले रखा जाएगा। ये प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म है। आज तक के जितने भी जीवित एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें रेनेल्स सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है।
फिर आप देख रहे हैं 6 नंबर, लार्जर जेनरा सब डिवाइडेड इनटू सब जेनरा एंड सेक्शंस। जितना ज्यादा आप किसी चीज को सेपरेट करते चले जाओगे, सेग्रीगेट करते चले जाओगे, अलग करते चले जाओगे, उतना ही आसान होता है आइडेंटिफिकेशन करना और अपने पिन पॉइंट तक पहुंचना, एक्यूरेट पॉइंट तक पहुंचना। तो इन्होंने यही किया है कि जेनरा को इन्होंने सब डिवाइड कर दिया है सब जेनरास में। आप उसके बाद भी बहुत देख रहे हैं, इतने सारे देख रहे हैं, 7 नंबर है। इन्होंने क्या किया है, ऐसे करेक्टर्स लिए हैं, इन्होंने इवोल्यूशन नहीं लिया है पर ऐसे करेक्टर लिए हैं। इनका मानना है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे विकास हुआ है, किसका विकास, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जैसे जैसे विकास हुआ है, वैसे वैसे प्लांट में रिडक्शन हुआ है। उनका मानना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिनमें कलर्स होते हैं, देखते हैं आप मल्टी कलर, हम लोग तो मल्टी कलर फ्लावर देख करके ही अट्रैक्ट होते हैं। गेहूं का फूल देख करके तो कोई नहीं अट्रैक्ट होता है, गेहूं में बालियां होती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं धान है, धान में बालियां होती हैं, पर धान के फूल को देख करके हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनमें कोई खुशबू नहीं होती है। पर अगर आप गेंदे की बात करें, गुलाब की बात करें, तो उनमें खुशबू होती है और उनको देख करके हम अट्रैक्ट होते हैं। पर इनका मानना है कि इवोल्यूशन के दौरान, विकास के दौरान कैरेक्टर्स जो थे वो कम होते चले गए, डिसॉल्व होते चले गए, डिसइंटीग्रेट होते चले गए। तो इनका मानना है रिडक्शन ऑफ कैरेक्टर हैंस द मोनोकॉट। मोनोकॉट में कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं ये सारे के सारे, इसीलिए मोनोकॉट एडवांस। फिर आपने देखा ये चीज हमने बात पहले भी बात की थी, गैमोपेटली पेस्ड आफ्टर पॉलीपेटलस। पॉलीपेटल्स आप मालूम है खुले हुए पेटल्स, और गैमो मीन्स फ्यूज, ये कंडीशन भी आपने देखी है। इसी तरह से आप सारा देख रहे हैं, ये जितने करेक्टर्स हैं इनको आप पढ़ेंगे, इनको तो आपको याद करना है, तो ये आपको हम मटेरियल देंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं क्रिएशन ऑफ मोनोक्लेमाइडी एट द एंड ऑफ डाइकॉट। मोनोक्लेमाइडी जो है ये सबसे ज्यादा, आप समझ लीजिए सबसे कम करेक्टर्स है इसमें। इनमें करेक्टर्स लॉस्ट हो गए हैं, लॉस्ट करेक्टर है इसमें। कहीं पे सेपल एब्सेंट है, कहीं पे पेटल एब्सेंट है, कहीं पे एंड्रोशियम किसी अलग फ्लावर में है, यूनिसेक्स हो गए हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। ज्यादातर आपने एंजियोस्पर्म में देखा है कि एक फ्लावर होता है, उसी में मेल ऑर्गन्स भी होते हैं, उसी में फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं। कहने का मतलब एंड्रोशियम एंड गायनेशियम दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। पर जैसे जैसे आप मोनोक्लेमाइडी की तरफ आएंगे, फ्लावर यूनिसेक्स हो गए हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। ये हम लोग पढ़ेंगे और ये आपके कोर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ली पेरी और आपके ये जो है कैस्टर जिसमें आता है, कैस्टर में भी आप देखेंगे, रेसिनस कम्युनिस्ट में आप देखेंगे कि मोनोक्लेमाइडी है और इसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग पाया जाएगा। और सबसे ज्यादा इसमें आप देख रहे हैं डिस्प्यूट फैमिलीज इंक्लूडेड इन ऑर्डिनेंस एनोमलाई। इन्होंने सोचा डिस्प्यूट का मतलब होता है जहां पे इनको करेक्टर में सामंजस्य नहीं मिला, करेक्टर्स वेराइटी मिला, अलग अलग तरह के वेराइटी करेक्टर थे जिनके बारे में डिस्प्यूट था, जो कंफ्यूजिंग थे, उन सबको इन्होंने एक ऑर्डर में रख दिया जिसका नाम है ऑर्डिनेंस एनोमलाई। ये हो गया। फिर प्लेसिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल्स मोनोकॉट फैमिलीज आफ्टर बाइसेक्सुअल फैमिलीज, पामी एंड एरेसी एंड लिलियसी। अब इन्होंने यूनिसेक्सुअल्स मोनोकॉट, अब मोनोकॉट में भी देखिए डाइकॉट में जो यूनिसेक्स थे उनको इन्होंने मोनोक्लेमाइडी में डाला है। मोनोक्लेमाइडी सबसे एडवांस माना है इन्होंने, पहले माना है पॉलीपेटली, देन गैमोपेटली, देन मोनोक्लेमाइडी। तो मोनोक्लेमाइडी में इन्होंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डाले। अब जब डाइकॉट की बात कर खत्म हो गई और आई मोनोकॉट की बात, तो मोनोकॉट में भी इन्होंने यही किया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बाद उन्होंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को डाला है। तो ये जैसे पामी, पाम आता है जिसमें
खजूर, और ये जो पाम आप ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं वो, फिर एरेसी जिसमें सुपारी आती है, और लिलिएसी, लिली का फ्लावर आपने देखा है, ज़मीन से सीधे सीधे पत्तियां निकलती हैं, कोई स्टेम नहीं होता है, सीधे पत्तियां सॉइल से निकलती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो लिलिएसी फैमिली भी है, ये मोनोकॉट में आती है। फिर आप देख रहे हैं द सीरीज ब्लूमिएसी विथ एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फ्लावर एंड इन्फेसेंस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ग्लूबिएसी फैमिली, ये जो फैमिली है इसमें फ्लावर है ही नहीं, क्योंकि इसमें सेपल भी नहीं है, पेटल भी नहीं है, खाली थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसको भी इन्होंने एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड है, क्योंकि इसमें सेपल पेटल नहीं है, खाली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो इन्होंने इसको बाद में रखा है, एंड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि लास्ट में आप देखते हैं द सिस्टम वाज नेवर कन्विंस्ड बाय द ऑथर्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कल। फाइलोजेनी का मतलब होता है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, प्लांट का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे उनका विकास हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो इनका सिस्टम है नेचुरल है, पर इस पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि जब फाइलोजेनी की बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे, तो हम जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स के बारे में हम गार्डन में जा करके नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए जो इनका क्लासिफिकेशन है वो कन्विंस नहीं करता है उन लोगों को जो फाइलोजेनी को मानते हैं, जो एवोल्यूशन को मानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बाद थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वाज अनाउंस्ड इंडिपेंडेंटली बाय द डार्विन एंड वेलिस in 1859. So any criticism of the system on the basis of phylogeny is not to justify. अब इनका कहना है कि इस सिस्टम को फाइलोजेनी के हिसाब से हम करेक्ट नहीं मानते हैं, पर फाइलोजेनी इनके ज़माने में डेवलप ही नहीं हुई थी, क्योंकि उनके बाद ये डेवलप हुआ है। डार्विन और वेलिस ने जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिया है वो 1859 में दिया है। तो जो चीज बाद में आई है बेंथम एंड हुकर के बाद, उसको वो कैसे जस्टिफाई कर सकते थे पहले। इसलिए ये मानना कि बेंथम हुकर गलत है, इस बेसिस पे ये भी रॉन्ग है। अब डिमेरिट्स आप देख रहे हैं, द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया, वो तो आप बात कर ही रहे हैं हम लोग लगातार कि ये एवोल्यूशन को जस्टिफाई नहीं करता है। फिर दूसरा इसका पॉइंट है, इन दिस सिस्टम ग्रुपिंग ऑफ प्लांट मेनली बेस्ड ऑन सिंगल एंड आर्टिफिशियल कैरेक्टर विद द रिजल्ट दैट क्लोजली, हाँ इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है, ग्रुपिंग करी है प्लांट्स की, वो किसी एक करेक्टर को लेके किया है। बेसिकली बेंथम हुकर ने रिप्रोडक्टिव करेक्टर लिया है, वो भी उन्होंने बेस किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ओवरी और गायनेशियम को इन्होंने बेस किया है। तो इन्होंने एक करेक्टर लेकर के पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। अब ये देख रहे हैं मोनोक्लेमाइडी इज इंटायरली आर्टिफिशियल। मोनोक्लेमाइडी शुरू से आपको बता रहे हैं डिस्प्यूटेड है, इनको जो समझ में नहीं आए थे फैमिलीज, उन सबको उन्होंने बाद में डाल दिया है। तो ये इंटायरली आर्टिफिशियल, इसमें कोई करेक्टर खास है नहीं। फिर इनकी एक डिमेरिट है जो आपसे बात की थी, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया है। ये सबसे बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि डाइकॉट मोनोकॉट तो एंजियोस्पर्म में आते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से प्रिमिटिव है, तो इसको यहाँ रखना ही नहीं था। फिर द सिस्टम डज नॉट शो एनी phylogenetic relationship. The main demerit is that the system does not give us any idea as a evolutionary history of any genus. वो तो है ही, जब ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को या उसके कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ इसको जस्टिफाई करेगा। तो ये कुछ इसकी डिमेरिट है, पर आप डिमेरिट देख रहे हैं कुछ, कुल 5 हैं, जबकि मेरिट बहुत सारी हैं। तो ज़्यादा मेरिट है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को आज भी प्रयोग में लाते हैं। ये कुछ डिमेरिट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये हम देंगे बाद में।
फिर आते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसको हम लोग बहुत हचिंगसन ने इसको सबसे पहले दिया था। हचिंगसन भी ब्रिटिशर थे, इन्होंने भी क्यू में काम किया है, तो इनको बेसिक मिल गया था बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। इन्होंने बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को बेस करके आगे अपनी स्टडी को बढ़ाया था और उस स्टडी को फिर उन्होंने एवोल्यूशन से जोड़ दिया था। इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट लिए थे। एंजियोस्पर्मिक मीन्स होता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। ये आपने पहले भी देखा है। फिर डायकॉट को इन्होंने सिर्फ दो डिविजन्स में डिवाइड किया है, लिग्नोसी एंड हर्बेसी। लिग्नोसी में वुडी प्लांट आते हैं जिसमें ट्रीज आते हैं। अब देखिए ट्रीज की कितनी वैरायटी है, कितनी तरह की फैमिली है, कितने तरह के फ्लावर है, पर उन्होंने जितने ट्रीज थे, जितने पेरिनियल थे, जितने वुडी प्लांट थे, जो वुडी हैबिट वाले थे, उनको उन्होंने लिग्नोसी में रख दिया था। और ऐसा देखने से लग रहा है कि डायकॉट में भी लिग्नोसी प्रिमिटिव है। पहले लिग्नोसी वुडी प्लांट आए, जुजाइन प्लांट आप देखते हैं, नीम, बरगद, आम, वो प्लांट पहले आए। और हर्बेसियस प्लांट जो हर्ब्स हैं, जो ग्रासेस हैं, वो बाद में आए। ग्रासेस आप देखते हैं, बहुत तरह की ग्रासेस जब आप गार्डन में जाते हैं तो ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्बेसियस हैबिट को इन्होंने सेकंड पार्ट में रखा है। इनका भी कहना यही था कि जो वुडी प्लांट है वो प्रिमिटिव है और जो हर्बेशियस प्लांट है वो एडवांस्ड है। फिर मोनोकॉट को इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैल्सीफेरी ये देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, करोली और कैल्सी होता है। करोली फेरी, इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे करोली होना चाहिए था, कैल्सी लिखा हुआ है। फिर कैल्सी फ्लोरी और ग्लूमी फ्लोरी। करोली फ्लोरी में क्या होता है, डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड करोला। फिर कैलिक्स एंड करोला ऑलमोस्ट सिमिलर। देन ग्लूमी फ्लोरी में आप देख रहे हैं, पेरियंथ रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल्स। ये आप देखेंगे जब आप पोएसी फैमिली पढ़ेंगे, मोनोकॉट की, गेहूं की फैमिली पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे। आप लोगों ने आज बेंथम हुकर पढ़ा, इससे पहले वाले सेशन में आपने पढ़ा था लीनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आज पढ़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन। और ये आउटलाइन है हचिंगसन की, इसमें ये मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करेंगे अभी। यहाँ पे करोली फेरी होना चाहिए था, यहाँ कैल्सी फ्लोरी ही लिखा हुआ है। आप लोग पूछिए, बेंथम हुकर के बारे में कुछ पूछना है, बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए। ये इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन जो आज आपको पढ़ाया गया है बेंथम एंड हुकर, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको याद करना ही है। ये वाला क्लासिफिकेशन जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, देख रहे हैं? हेलो, यस मैम। ये आप क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में बना के याद करना है। हचिंगसन के बाद आपको इग्नर एंड पैटर्न और तत्वज्ञान का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रेफरेंस देना है, वो आपके कोर्स में डिटेल नहीं है। डिटेल 3 क्लासिफिकेशन है, लीनियस, बेंथम हुकर एंड हचिंगसन। तो ये 3 आपके मेन क्लासिफिकेशन है। बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक है और उनका थोड़ा सा रेफरेंस है, वो हम आपको देंगे। और जैसे ही आपका क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर खत्म होता है, आपको टर्मिनोलॉजी वाला सेशन लेंगे